वेलकम टू स्टडी फिज़िक्स। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर 29 के सॉल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 65 अप टू 64 हम लोगों ने कर लिया है। 65 क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 2 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन स्पेस इन एक्स डायरेक्शन। तो हम लोगों को एक इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया गया है जिसका कि मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन पर कूलम है और ये अलोंग एक्स डायरेक्शन। सो मैंने इसको आई कैप से रख लिया। टेकिंग द पोटेंशियल एट ओरिजिन टू बी जीरो, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। सो हम लोगों को ओरिजिन पर जो पोटेंशियल दिया गया है वो जीरो, दैट मीन्स हम लोगों को रेफरेंस पोटेंशियल जो है वो जीरो दिया गया है और हम लोगों से पोटेंशियल एट सर्टेन पॉइंट पूछा जा रहा है आपको, दैट इज़ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो हम लोग जानते हैं डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट ऑफ डी आर। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर उसको हम लोग डी आर के टर्म्स में लिखने का ट्राई करेंगे तो उसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ई के लिए जो वैल्यू है अगर उसको रख लेंगे तो सपोज ये हमारा 20 है और ये डी आर जो है ये रिप्लेस हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस ऑफ डी जेड के कैप, और यहाँ पर ये हमारा 20 आई कैप है। तो अभी तक ये हमारे पास डी भी रहेगा, लेकिन जब हम दोनों ये साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला भी हमारा ये भी बन जाएगा। यहाँ पर जो हमने डी आर लेंगे तो ये x कॉमा जीरो से, जैसे ये हमारा x पॉइंट बनता है, फिर y कॉमा जीरो से y पॉइंट बन जाएगा, z कॉमा जीरो से z पॉइंट बन जाएगा। इस तरह हम लोग वो जो है तो पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो उनको इन डिफरेंशियल फॉर्म हमने ऐसे लिखा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ये सॉरी ये 20 नहीं ये 2 दिया गया है, सो इसको हम लोग 2 रखेंगे। तो ये वैल्यू जो है ये इसमें आई कैप और इसमें आई कैप, सो ये हमारा बन जाएगा माइनस ऑफ 2 और ये हमारा हो जाएगा x। सो और भी कुछ टर्म है नहीं जे कैप वाला, सो ये और भी कोई टर्म हमारे पास नहीं आएगा, मीन्स y का कोई टर्म नहीं आएगा और z का भी कोई टर्म नहीं आएगा। सो जो हमारा वोल्टेज होगा मीन्स पोटेंशियल होगा एट दिस पॉइंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसका यूनिट लिखने का ट्राई करेंगे सो 2 वोल्ट पर मीटर इंटू एक्स। ये हमारा जो है सो किसी जनरल पॉइंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा पोटेंशियल के लिए। सो हमारा इस प्रकार फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है एट विच पॉइंट द पोटेंशियल इज़ 25 वोल्ट। सो हम लोगों को किसी जेनरिक पॉइंट पर वहाँ का पोटेंशियल बताया गया है, तो हम लोगों को उस पॉइंट का लोकेशन बताना है, मीन्स एक्स का वैल्यू बताना है। एक्स ही क्यों, क्योंकि यह जो हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो ओनली अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हमारा पोटेंशियल भी ओनली फॉर एक्स एक्सिस ही आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2 वोल्ट पर ये हमारा मीटर इंटू ये जो है इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जो हमारा x का वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा। तो देखिए इधर से जो ये हमारा वोल्ट है ये वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 25 जो है वो 12.5 से कैंसिल हो जाएगा। सो x का जो वैल्यू आएगा वो माइनस ऑफ 12.5 मीटर। तो इस प्रकार ये जो सो सी पार्ट में जो हम लोगों को दिया गया है उसमें कहा गया है इफ़ द पोटेंशियल एट ओरिजिन इज़ टेकन टू बी 100 वोल्ट, सो फॉर ओनली एक्स कोऑर्डिनेट हम लोगों को जो है, क्योंकि हमारा सब कुछ ओनली एक्स कोऑर्डिनेट में ही रहेगा, तो ये ओरिजिन का पोटेंशियल हम लोगों को 100 वोल्ट दिया गया है। सो व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट। तो सपोज हमारा जनरल पॉइंट कोई भी आ रहा है तो वहाँ का पोटेंशियल हम लोगों से पूछा जाना है। तो हम लोग जानते हैं डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, जिसका कि एक्सप्रेशन माइनस ऑफ 2x के टर्म में आ चुका है हम लोगों के लिए।
इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। तो देखिए इसमें से हम लोगों को यहाँ पर जो डी वी है उसका इंटीग्रेशन करना होगा ओरिजिन से लेके किसी जेनरिक पॉइंट तक। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा तो अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट और ये हमारा लोअर लिमिट, तो ये इक्वल टू माइनस ऑफ 2x हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए क्या, जो वी आर है उसको अगर हम लोगों ने v मान लिया तो इसको हम, इसका वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और ये जो है हम लोगों को दिया गया है कितना, 100 वोल्ट, तो इसको 100 लिख लेते हैं, और ये हमारा माइनस ऑफ 2x। जो 65th का डी पार्ट है उसमें हम लोगों से कहा जा रहा है what will be the potential at origin if the potential at infinity is taken to be 0। so v infinity जो है वो हम लोगों को 0 दिया गया है, तो v at origin ढूंढने को कहा गया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है इज इट प्रैक्टिकल टू चूज द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी 0। मीन्स इस पार्ट को वेरीफाई करने को कहा जा रहा है कि क्या ऐसा लेना ठीक है और प्रैक्टिकल है। तो देखिए हम लोग अगर पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वेशन को केयर करेंगे तो हम लोगों ने देखा था डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर होता था, डी आर वी वेक्टर। सो इस प्रकार हम लोगों ने लिखा। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमारे पास जो था वो लोअर लिमिट वी इन्फिनिटी और अपर लिमिट वी 0। सो इधर जो इंटीग्रेशन के बाद आएगा वो वी 0 माइनस ऑफ वी इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू, हम इस इक्वेशन के लिए हमारे पास माइनस ऑफ 2x आया है। तो यहाँ जो x है इसको थोड़ा सा केयर करने का ज़रूरत है। देखिए ये जो x है ये हमें पोजीशन वेक्टर से आया है, पोजीशन वेक्टर से ये वाला पार्ट आया है, और यहाँ पर जो दो पोजीशन का चेंज है मीन्स वो क्या है, एक तो इन्फिनिटी है और एक तो ओरिजिन है। सो यहाँ x का जो वैल्यू है दैट इज़ इन्फिनिटी फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में हम लोग इसको केयर करें v0 माइनस वी इन्फिनिटी, सो वी इन्फिनिटी अगर हम लोगों को 0 दिया गया है तो दैट शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स जो है वो हमारा इन्फिनिटी हो रहा है। तो इस इंस्टेंट v0 भी जो है वो हमारा इन्फिनिटी ही हो रहा है। मीन्स इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो है वो v0 हमारा अगर इन्फिनिटी हो रहा है मीन्स इनडिटर्मिनेट हो रहा है, तो हमें जो v0 का वैल्यू ढूंढना है, v एट ओरिजिन ढूंढना है, वो हमारा इन्फिनिटी हो रहा है। और जो दूसरे पार्ट में हम लोगों से वेरीफाई करने को कहा गया है कि v एट इन्फिनिटी हम 0 लेना प्रैक्टिकल है क्या। तो देखिए जो v एट इन्फिनिटी हमारा आएगा दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन 2x के टर्म में। सो x का डिपेंडेंट है वो, तो अगर ये x के ऊपर डिपेंडेंट है तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू इन्फिनिटी हो रही है। सो v एट इन्फिनिटी जो है सो हमारा इनफाइनाइट हो रहा है और इनडिटर्मिनेट हो रहा है, सो v एट इन्फिनिटी 0 लेना प्रैक्टिकल नहीं है, इज़ नॉट प्रैक्टिकल। कहा जा रहा है हाउ मच वर्क हैज़ टू बी डन इन असेंबलिंग 3 चार्ज पार्टिकल एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एज शोन इन द फिगर। सो इस पिक्चर में हम लोगों के पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर मीन्स 3 चार्जेस दिया गया है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5 कूलम है। ये जो है वो 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5 कूलम है, और ये हमारा जो है वो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 5 कूलम है, और जो साइड्स है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो सारे साइड्स जो है वो 10 सेंटीमीटर के टर्म में ही रहेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर से हमसे पूछा जा रहा है कि कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा इस तरह से चार्ज को असेंबल करने के लिए। तो हम लोग देखिए इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू
नेट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ पर नेट पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस चार्ज को असेंबल करने के लिए क्या वर्क डन होगा। तो देखिए अगर ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होता तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक्सटर्नल एजेंट जो है इसको असेंबल करेगा, सो वर्क डन जो होगा वो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए इस हम लोग जानते हैं कि किसी एक लोकेशन पर दो चार्ज को असेंबल करने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें ऐसे तीन चार्जेस को का एक सिस्टम बनाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो कॉम्बिनेशन बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का वो किस तरह का बनेगा। देखिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू, सपोज इस पार्टिकल को हम लोगों ने 1 नंबर कहा, इसको 2 नंबर कहा और इसको 3 नंबर कहा सपोज। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 1,2 के कॉम्बिनेशन से एक हो सकता है। दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर दो चार्जेस आते हैं ना, तो इसी प्रकार 1,3 की वजह से हो सकता है, और एक और हो सकता है जो कि हमारा 2,3 की वजह से हो सकता है। तो देखिए इसको अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, के और आर सब के लिए कांस्टेंट ही रहेगा। सो के का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और आर की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻1। तो ये जो है ये सब के लिए कांस्टेंट है, तो इस पार्ट को हम लोगों ने बाहर कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, Q1 Q2 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास Q1 Q3 और यहाँ पर क्या बचेगा तो Q2 Q3। तो इतना जो है वो हमारा वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो अभी देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻1। अब देखिए हमारा Q1 क्या है, तो 2 × 10⁻⁻5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 10⁻5। जो नेक्स्ट हमारा Q2 है वो 4 है, सो 4 × 10⁻5। अगेन Q1 जो है वो हमारा 2 × 10⁻5 और Q3 जो है वो 3 × 10⁻5 प्लस अगेन Q2 जो है वो है हमारा 4 × 10⁻5 और Q3 जो है वो है हमारा 3 × 10⁻5। तो इस प्रकार ये जब हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो अभी देखिए सब में जो है वो 10⁻⁻5 और -5 मीन्स 10 हमारा -10 जो है वो कॉमन आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 × 10⁻10। अब ये हमारा टर्म बन जाएगा -1। तो ये देखिए -10 और -1, ये -9 बन जाएगा, ये इससे टोटल टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 8 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा तो 6 और यहाँ पर क्या बचेगा तो 12। देखिए 8 और 12 20 प्लस 6, सो ये हमारा बन जाएगा 26। तो हमारे पास क्या बचेगा 9 × 26, तो ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा हो जाएगा 234 जूल। तो इतना वर्क डन हम लोगों को करना पड़ेगा। तो ये हमारा 66 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 67 क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल डिक्रीज बाय 10 जूल। तो कहा जा रहा है एज इट मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट एट ए पोटेंशियल 100 वोल्ट टू ए पॉइंट एट ए पोटेंशियल 200 वोल्ट, फाइंड द चार्ज ऑन पार्टिकल। तो देखिए हम लोगों को इस क्वेश्चन में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू दिया गया है दैट इज़ हमारा 10 जूल बताया गया है। तो इस प्रकार कहा जा रहा है हमसे कि पोटेंशियल में जो चेंज आया है, सो चेंज इन पोटेंशियल का वैल्यू हम लोगों को 200 -100 दैट इज़ हमारा 100 वोल्ट के इक्वल हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोगों को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है ये वर्क डन के इक्वल होता है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम।
तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल पॉसिबल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस स्टेटमेंट से हम लोगों ने लिखा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अभी देखिए, जो वर्क डन हो रहा है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो रहा है वो इक्वल है, तो वो हमारा 10 जूल के इक्वल हो रहा है। और हम लोग जानते हैं क्या, वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, वो हमारा क्या बताता है, तो डेल्टा वी बताता है। तो अब इस प्रकार देखिए, हम लोगों को जो 10 जूल बाई क्यू है वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा वी के, और डेल्टा वी हमारा कितना है, 100 का, 100 वोल्ट का। तो अगर हम लोग Q का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 10/100 हो जाएगा, जो कि इक्वल होगा 0.1 कूलॉम के। सो हमारा Q का जो वैल्यू आएगा वो 0.1 कूलॉम हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 67 कंप्लीट हो जाता है। जो नेक्स्ट है हमारा, दैट इज़ 68। सो 68 में हम लोगों से पूछा जा रहा है, टू आइडेंटिकल पार्टिकल ईच हैविंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻4 कूलॉम and mass of 10 gram are kept at a separation of 10 centimeter and then released. What will be the speed of the particle when separation becomes large? तो देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पार्टिकल का स्पीड क्या हो जाएगा जब इनका सेपरेशन काफ़ी लार्ज हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग जानते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो इक्वल होता है हमारा Q1 Q2 बाई R के। सो हम लोग इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि देखिए, कोई भी सिस्टम में अगर टोटल वर्क डन जो होता है, टोटल वर्क डन या टोटल वर्क जो होगा वो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है, जो कि हमारा कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से कहें कि टोटल एनर्जी यहाँ पर कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो टोटल एनर्जी जो होता है वो कंजर्व रहता है, मीन्स कांस्टेंट रहता है। सो अगर हम लोग टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो ये हमारा सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, जो कि हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। तो अब सपोज किसी सिस्टम में क्या हो रहा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, मीन्स सर्टेन सेट ऑफ ऑपरेशन के बाद या सर्टेन सेट ऑफ परफॉर्मेंस के बाद अगर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अभी देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब वो मैक्सिमम सेपरेशन पर चला जाएगा, तो यहाँ पर कहा गया कि जब वो मैक्सिमम सेपरेशन पर चला जाएगा, तो देखिए जब मैक्सिमम सेपरेशन पर चला जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फुल्ली एग्जॉस्ट हो चुका होगा। दैट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी टोटली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि हम जानते हैं कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता था, जब पार्टिकल यहाँ पर होता था तो यहाँ पर उसको जो है वो सेंटर पे उसका मैक्सिमम स्पीड होता था, और यहाँ पर आकर के उसमें जो है सो v का वैल्यू एक्सट्रीम पॉइंट पर आकर के v का वैल्यू 0 हो जाता था। तो यहाँ पर जो है वो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता था, मीन्स टोटली सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करता था, और यहाँ पर सिर्फ टोटली काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट कर रहा होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इस सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा इस पॉइंट पर, दैट मीन्स यहाँ पर देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है, तो यहाँ का मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहाँ आते आते पूरा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये मैक्सिमम सेपरेशन पर जाएगा तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी आप देखिए, अगर मैक्सिमम लोकेशन पर Q1 Q2 बाई R है उसका वैल्यू, तो ये जो है सो टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हम लोगों को दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम है, मीन्स Q1 और Q2 है, तो दोनों का जो क्या बोल रहे हैं हमारा क्या बोल रहे, टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग ए चार्ज दिस मच एंड मास इतना, सेपरेशन सबके लिए सेम ही है। तो इसका स्पीड जो होगा वो भी क्या कर रहे हैं कि सेम होगा, मास भी सेम है
और सेपरेशन भी सेम है दो पार्टिकल के बीच। तो जब वो सपोज यहाँ पर और यहाँ पर है, तो जैसे जैसे वो पास में आएगा तो इधर में जितना प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी में चेंज होगा, इधर में भी उतना ही प्रोपोर्शनेट वेलोसिटी में चेंज होगा। या फिर जब वो दूर जाएगा तो भी सेम सिचुएशन होगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं दोनों पार्टिकल के लिए ये हाफ mv² के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह जो ये हाफ और 2 है ये कैंसिल होगा। तो हमारे पास देखिए हम लोगों को v² का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा k की वैल्यू को अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो 9 × 10⁻⁹ और चार्ज जो हम लोगों को दिया गया है दैट इज़ 2 × 10⁻⁻⁴। तो हम लोग को दोनों चार्ज सेम होने की वजह से इसका स्क्वायर ले सकते हैं। और जब ये क्या कह रहे हैं हम लोगों से कहा जा रहा है 68 में जो सेपरेशन है हैविंग ए चार्ज ऑफ सेपरेशन 10 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज इक्वल चार्ज हैविंग दिस मच चार्ज। और जब इसका सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है तो रिलीज़ किया गया, मीन्स आर का जो वैल्यू इस इंस्टेंट पर जो आर का वैल्यू रहा होगा जब ये इतने सेपरेशन में था, तो वहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर इस टर्म में कन्वर्ट हो गया होगा। तो यहाँ जो हम लोगों को r का वैल्यू लेना है दैट इज़ नथिंग बट 10⁻⁻1 ही लेना है। तो अभी देखिए ये हम लोगों को क्या होगा 9 × 10⁻⁹, ये 2 4 बन जाएगा, ये 10⁻⁻8 और ये हमारा 10⁻⁻1। तो देखिए ये 10⁻⁻1 और 8 ये -7 बनाएगा। तो यहाँ पर जो है वो 2 बचेगा, 10⁻² बचेगा। सो दिस वैल्यू हमारा v² के इक्वल है। तो 9 4 जा 36, ये 3600 हो जाएगा। सो v का जो वैल्यू आएगा वो हमारा 600 मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हम लोगों को v के लिए मिल जाएगा और यही हमसे पूछा जा रहा है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ 69th। सो 69th में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, 2 पार्टिकल्स आर हैविंग इक्वल मासेस ऑफ 5 ग्राम। सो मास हम लोग को m1 = m2 = 5 ग्राम दिया गया है। तो 5 × 10⁻³ kg हम लोग लिख सकते हैं। इस प्रकार कहा जा रहा है ईच एंड अपोजिट चार्ज जो है उन दोनों के ऊपर है। सो Q1 = इफ़ 4 × 10⁻⁻5 कूलम है और Q2 अगर हमारा है तो वो 4 × 10⁻5 कूलम के इक्वल है। दे आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट विथ ए सेपरेशन ऑफ इतना। तो देखिए जो सेपरेशन दिया गया है दैट इज़ 1 मीटर दिया गया हम लोग को। इस पोजीशन पर जब वो थे तब उनको रिलीज कर दिया गया है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन इज रिड्यूस्ड टू 50 सेंटीमीटर। और इसको अगर सपोज r1 कह लेते तो इसको r2 कहेंगे। तो ये हमारा 0.5 मीटर के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में कि 2 चार्ज पार्टिकल जिनका मास इतना और इतना था, जब वो r1 के सेपरेशन पर थे तो उनको रिलीज कर दिया गया। तब वो रेस्ट में थे और उनको रिलीज कर दिया गया। तो जब वो r2 के पोजीशन में आ गए तब उनके बीच में जो है वो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो क्लोज होंगे। तो उस इंस्टेंट हम लोगों से पूछा जा रहा है फाइंड द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल। तो इसका मतलब हम लोगों से स्पीड पूछा जा रहा है। अगेन देखिए मास सेम है और चार्ज सेम है, सेपरेशन 2 पार्टिकल के बीच का ही है। सो सेपरेशन और मास और ये सब ये कंडीशन होने से हम लोग कह सकते हैं कि दोनों में सेम काइनेटिक एनर्जी भी स्टोर्ड होगा। अगेन प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। गेन इन काइनेटिक, यही कॉन्सेप्ट प्रीवियसली हम लोगों ने यूज़ किया था, उसको थोड़ा सा समझ के। तो अगर इस पॉइंट को थोड़ा केयर करना हो तो आप प्रीवियस प्रॉब्लम में थोड़ा सा टाइम लगाइएगा। तो इस प्रकार देखिए अगर हम लोगों को लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा तो हमारा जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इस लोकेशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा उसमें से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा उसको अगर हम लोग लेस करेंगे तो
तो ये इक्वल हो जाएगा दोनों ही पार्टिकल के पास उस टाइम क्या काइनेटिक एनर्जी होगा और वो कितने स्पीड से उस काइनेटिक एनर्जी को स्टोर कर रहे होंगे, तो वो पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग इस स्टेटमेंट को केयर करते हुए लिख सकते हैं क्या, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, सो के Q1 Q2 बाय R2 माइनस ऑफ के Q1 Q2 बाय हमारा R1, ये इक्वल हो जाएगा दोनों ही पार्टिकल के पास उस इंस्टेंट कितना काइनेटिक एनर्जी होगा। सो ये इसकी इक्वल हो जाएगा। तो अब देखिए अगेन हमारे पास क्या हो रहा है, के Q1 Q2 ये सारे टर्म हमारे दोनों के लिए सेम हो रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते क्या, R2 माइनस ऑफ 1 बाय R1, ये इक्वल हो रहा है हमारा मास। तो देखिए मास हमारा 5 × 10⁻³ है और v स्क्वायर के इक्वल हो रहा है। तो अब देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सो 9 × 10⁻9 लिख सकते हैं और ये वैल्यू हमारा Q1 Q2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, 4 × 10⁻⁵, सो लिख सकते हैं 16 × 10⁻⁻10। अब देखिए ये 0.5 है, इसको अगर हम लोग 1/0.5 लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा और ये 1 ही है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये बनेगा 5 × 10⁻³ के स्क्वायर का इक्वल हो जाएगा। सो अगर 16 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारा 144 हो जाएगा और ये 10⁻⁵ और ये 1 ही बन रहा है, सो इग्नोर, मतलब हाँ उस तरह लिख लेते हैं इसको। सो 5 × 10⁻³ × v स्क्वायर। तो देखिए अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 144 × 10⁻⁻3, 5 × 10⁻⁻3, सो ये वैल्यू ऊपर जाने से बनेगा 10⁻² और ये बन जाएगा हमारा v स्क्वायर। सो v स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो हमारा, v का जो वैल्यू यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 54 मीटर पर सेकेंड। अगर v स्क्वायर को एक बार और भी लिखना हो सकता था तो हम लोग लिख सकते थे ये, तो अगर यहाँ से v का वैल्यू निकाल लेंगे तो 54 मीटर पर सेकेंड ये हमारा आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। इसमें हम लोगों से पूछा गया है, ए सैंपल ऑफ HCl गैस इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ, तो हम लोग को इलेक्ट्रिकल फील्ड का मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। द डाइपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल, सो डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से डिनोट करते हैं और उसका वैल्यू जो हम लोग को दिया गया है वो 3.4 × 10⁻30 कूलम और मीटर, क्योंकि ये जो होता है हमारा Q × L के टर्म में रहता है, सो कूलम मीटर होगा। तो डाइपोल मोमेंट हम लोगों से इतना बताया गया है। तो हम लोग कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम टॉर्क दैट कैन एक्ट ऑन द मॉलिक्यूल। सो देखिए तो जो मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो, या मैक्सिमम टॉर्क या कुछ भी हो, तो हम लोग टॉर्क का वैल्यू से देखते हैं मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा। सो डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, सो PE sin थीटा हमारा बन जाता है। जब मैक्सिमम होना पड़ेगा दैट इंस्टेंट साइन थीटा को 1 बनना पड़ेगा। सो अगर साइन थीटा का वैल्यू 1 लेंगे तो जस्ट इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हम लोगों को जो है वो मैक्सिमम का वैल्यू मिल जाएगा। सो यहाँ पर अगर हम लोग टॉर्क मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 3.4 × 10⁻30 इंटू ये है 2.5 × 10⁴। सो जो टॉर्क मैक्सिमम का वैल्यू आएगा वो 8.5 × 10⁻26 न्यूटन मीटर। टॉर्क का जो यूनिट होता है वो देखिए, टॉर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट से आता है। तो इस तरह ये न्यूटन और